नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कह सकते हैं जटिल विचार पर गौर कर रहे हैं। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। हाँ, आज़ादी शब्द सुनने में बहुत सीधा लगता है पर है नहीं। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें इसके अलग अलग पहलुओं तक ले जाती है, खासकर वो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। और हाल में जो कुछ आलोचनाएं उभरी हैं उन पर भी बात करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जो गहरे विचार छिपे हैं उन्हें थोड़ा कुरेदें, समझें कि आखिर आज़ादी का मतलब क्या है और इस पर इतनी बहस क्यों होती है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक दिलचस्प एक फ्रेमवर्क से होती है। स्रोत बताते हैं कि स्वतंत्रता को ना अक्सर 3 हिस्सों वाले एक रिश्ते की तरह देखा जा सकता है। हाँ, वो 3 तत्व वाला मॉडल। हाँ, एक व्यक्ति जिसे हम एक्स मान लेते हैं, कोई रुकावट या बाधा ए, और एक काम या लक्ष्य बी। तो मतलब व्यक्ति X बाधा A से आजाद होकर काम B कर सकता है। सीधी सी बात लगती है ना। हाँ, लगती तो सीधी है, लेकिन यहीं से सारी पेचीदगी शुरू होती है। जैसा कि जनरल मैकलम ने बताया था, लगभग सभी विचारक जाने अनजाने इन्हीं 3 तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, व्यक्ति, बाधा और लक्ष्य। अच्छा। हाँ, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, मतलब ए पर या बी पर। ओके। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की जो बहस है वो काफी हद तक इसी पर टिकी है कि बाधा ए को कितना सीमित माना जाए और लक्ष्य बी को कितना खुला या महत्वपूर्ण। अच्छा, तो ये सिर्फ आज़ादी कह देना काफ़ी नहीं है, ये देखना है कि किस चीज़ से आज़ादी और क्या करने की आज़ादी पर ध्यान है। बिल्कुल सही। नकारात्मक स्वतंत्रता का जो नजरिया है वो बाधाओं ए को बहुत सीमित रखता है। सीमित मतलब इसके समर्थक मानते हैं कि असली बाधाएं वो हैं जो दूसरे लोग जानबूझकर आप पर थोपते हैं, जैसे कोई आपको फिजिकली रोक दे या कोई कानून आपको कुछ करने से मना करे। तो इस नजरिए से आपके पास क्या करने की आजादी है वो लगभग असीमित है। आप कुछ भी करें या ना करें, आप आजाद हैं जब तक कोई दूसरा आपको सीधे रोक नहीं रहा। और सकारात्मक स्वतंत्रता वो कैसे अलग है इससे? वो इसके कह सकते हैं उलट सोचती है। सकारात्मक स्वतंत्रता में लक्ष्य सीमित होता है। सीमित कैसे? मतलब हर काम को आज़ादी नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए खुद को गुलामी में बेच देना, ये शायद आज़ादी नहीं कहलाएगी। या नशे में धुत रहना, क्योंकि ये आत्मविकास के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ बाधाओं का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें सिर्फ बाहरी जानबूझकर लगाई गई रुकावटें नहीं आती। तो फिर क्या आता है? इसमें अंदरूनी कमजोरियां जैसे डर या गलत सोच या फिर साधनों की कमी, गरीबी, अशिक्षा, ये सब बाधाएं मानी जाती हैं जो आपको अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने से रोकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इससे पहले कि हम इन दोनों में और गहरे उतरें, स्रोत एक बहुत असहज करने वाला सवाल भी उठाते हैं। हाँ, वो इतिहास वाला। हाँ, क्या ऐसा हुआ है कि कुछ समूहों की आज़ादी दूसरों के गुलामी पर टिकी हो? जैसे प्राचीन यूनान में नागरिकों की स्वतंत्रता वो दासों के होने पर निर्भर थी, या पुरुषों की स्वतंत्रता महिलाओं पर। हाँ, या शायद आज भी जैसे अमीर देशों की समृद्धि, क्या वह गरीब देशों के शोषण पर टिकी है? ये एक बहुत गंभीर और जरूरी सवाल है। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर स्वतंत्रता का मतलब है दूसरों पर हावी होना, उन्हें अधीन रखना, तो फिर इस विचार का नैतिक आधार क्या है? ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। हाँ, कि जिसे हम एक महान आदर्श मानते हैं, उसकी जड़ें शायद दूसरों की गुलामी में थी। क्या स्वतंत्रता हमेशा किसी न किसी के दबदबे पर ही टिकी होती है? ये सवाल पूरी बहस को एक अलग ही रोशनी में डाल देता है। और ये आलोचना सिर्फ इतिहास तक ही नहीं है, आधुनिक समाज पर भी सवाल है। बिल्कुल। कुछ आलोचक मानते हैं कि आज भी राज्य, स्कूल या दूसरी बड़ी संस्थाएं वो नागरिकों को सच में स्वतंत्र बनाने के बजाय उन्हें किसी न किसी तरह से कंट्रोल ही करती हैं, अधीन बनाती हैं। अच्छा। और इसके अलावा खासकर औद्योगिक समाजों में स्वतंत्रता की जो परिभाषाएं बनी, काम करने की आज़ादी, संपत्ति की आज़ादी, उन पर भी ये आरोप है कि वो ज्यादातर पुरुषों के अनुभवों पर आधारित थीं। महिलाओं या दूसरे समूहों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन हाँ, इन सारी आलोचनाओं के बावजूद ये भी सच है कि स्वतंत्रता का विचार आज भी दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ लड़ने की एक बहुत ताकतवर प्रेरणा है।
तो चलिए इस जटिल पहेली को परत दर परत खोलते हैं। पहले ये नकारात्मक स्वतंत्रता, इसे ठीक से समझते हैं। आइजिया बर्लिन का नाम आता है इसमें। हाँ, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा था मुक्त होने का मतलब है दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किया जाना। सीधा सा फॉर्मूला। हाँ, जितना ज्यादा हस्तक्षेप का दायरा छोटा होगा उतनी ही ज्यादा मेरी स्वतंत्रता होगी। सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है। हाँ, और ये विचार पुराने विचारकों से भी जुड़ता है, जैसे थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने स्वतंत्रता को बस बाहरी रुकावटों का ना होना कहा था। लेकिन हॉब्स तो मानते थे कि कानून जरूरी हैं, जो खुद एक रुकावट है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। हॉब्स मानते थे कि कानून, जो एक तरह का हस्तक्षेप है, असल में हमें ज्यादा स्वतंत्रता देता है, क्योंकि वो हमें एक दूसरे के बेरोक टोक हस्तक्षेप से बचाता है, समाज में व्यवस्था लाता है। अच्छा। बॉलिन इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो जोर देते हैं कि स्वतंत्रता के लिए कानून का दायरा मायने रखता है। सरकार आपकी जिंदगी में कितना दखल दे रही है, ये इस बात से अलग है कि आप पर कौन शासन कर रहा है। मतलब राजा हो या चुनी हुई सरकार, सवाल ये है कि वो दखल कितना दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और पेंच है ना? क्षमता और स्वतंत्रता का फर्क, एबिलिटी और लिबर्टी। हाँ, हॉब्स और बॉलिन जैसे विचारक ये फर्क करते हैं। जैसे अगर कोई तैरना नहीं जानता तो वो समंदर में तैरने के लिए स्वतंत्र तो है, मतलब कोई रोक नहीं पर रहा। सक्षम नहीं है। बिल्कुल। ये फर्क नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता की कमी तभी होती है जब कोई बाहरी ताकत आपको रोके। अगर आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं या आपके पास पैसे नहीं है, तो ये आपकी क्षमता या साधन की कमी है, स्वतंत्रता की नहीं। अच्छा, कोई आपको सीधे तौर पर रोक नहीं रहा। हाँ, और इसी सोच से जुड़ा है जॉन स्टुअर्ट मिल का मशहूर हार्म प्रिंसिपल। हाँ, नुकसान का सिद्धांत, कि किसी की आजादी में दखल तभी दो जब उसके काम से दूसरों को सीधा नुकसान हो रहा हो। बिल्कुल। मिल ने कामों को 2 हिस्सों में बांटा था, सेल्फ रिगार्डिंग, जिनका असर सिर्फ करने वाले पर हो, और अदर रिगार्डिंग, जिनका असर दूसरों पर भी पड़े। तो सेल्फ रिगार्डिंग कामों में कोई दखल नहीं। हाँ, उनका मानना था कि जब तक असर सिर्फ आप पर है, समाज या सरकार को कोई हक नहीं दखल देने का। मिल का ये भी मानना था कि समाज की तरक्की के लिए ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर इंसान खुद को सुधारने का सबसे अच्छा जरिया है, और इसके लिए उसे प्रयोग करने की आजादी मिलनी चाहिए। तो ये थी नकारात्मक स्वतंत्रता, बाहरी रुकावटों से आजादी। लेकिन क्या स्वतंत्रता बस इतनी ही है? कुछ विचारक मानते हैं कि असली आजादी अंदर से आती है, जिसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। सही कहा। सकारात्मक स्वतंत्रता का लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, या कहूँ अलग है। यह मानती है कि सच्ची आजादी सिर्फ बाहरी बाधाओं से मुक्ति नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाना भी है। खुद पर काबू मतलब अपनी अतार्किक इच्छाओं, बुरी आदतों, डर, पूर्वाग्रहों से आजाद होना, जो हमें वो बनने से रोकते हैं जो हम असल में बन सकते हैं। जॉन जाक रूसो का एक मशहूर कथन है, हाँ, सिर्फ अपनी इच्छाओं, एपेटाइट का गुलाम होना गुलामी है, जबकि खुद के बनाए हुए कानूनों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। अच्छा, मतलब असली आजादी अपने विवेक के अनुसार जीना है, न कि मन की मौज के पीछे भागना। कांट ने भी कुछ ऐसा ही कहा था शायद। हाँ, इमैनुअल कांट का भी यही मानना था। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोच समझकर अपने लिए नैतिक नियम तय करें और उनका पालन करें। ये स्वयं शासन या ऑटोनॉमी का विचार है। तो यहाँ स्वतंत्रता का मतलब है अपने विवेक का मालिक बनना। हाँ, न कि अपनी इच्छाओं का गुलाम। और इसका कोई सामाजिक या राजनीतिक पहलू भी है, जैसे कानूनों के तहत रहना? बिल्कुल। रूसों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता जुड़ी हुई थीं। उनका मानना था कि लोग तभी सच में आजाद होते हैं जब वो ऐसे समाज में रहते हैं जहां कानून उनकी सामान्य इच्छा, जनरल विल को दिखाते हों। जनरल विल मतलब ऐसे कानून जिन्हें बनाने में सब ने हिस्सा लिया हो और जो सबके भले के लिए हों। इस नजरिए से आजादी का मतलब है सामूहिक रूप से अपने भाग्य का फैसला करना। और टी.एच. ग्रीन, वो भी इसी धारा में आते हैं। हाँ, ग्रीन भी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि सच्ची स्वतंत्रता सभी लोगों को समान रूप से अपने आप को बेहतर बनाने की शक्ति देती है। शक्ति देती है मतलब? उनके लिए स्वतंत्रता सिर्फ हस्तक्षेप का न होना नहीं थी, बल्कि वो सकारात्मक शक्ति या क्षमता थी जिससे व्यक्ति अपनी नैतिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास कर सके। और उनका मानना था कि समाज और राज्य का ये कर्तव्य है
कि वो ऐसी परिस्थितियां बनाए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ बिल्कुल, जिनसे सभी नागरिक इस क्षमता का उपयोग कर सकें। ये दिलचस्प है। मिल और ग्रीन दोनों ही व्यक्ति के विकास को महत्व दे रहे हैं। हाँ, पर रास्ते अलग हैं। मिल कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं खुद को बेहतर बना सकूं, और ग्रीन कहते हैं मुझे साधन दो ताकि मैं खुद को बेहतर बना सकूं। क्या ये एक दूसरे के विरोधी हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर बहुत बहस हुई है। देखिए, एक स्तर पर तो वे अलग-अलग चीजों पर जोर देते हैं। मिल बाहरी हस्तक्षेप कम करने पर, ग्रीन क्षमताएं बढ़ाने पर। हाँ, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की बेहतरी ही है। कई विचारक मानते हैं कि एक अच्छे समाज के लिए दोनों तरह की स्वतंत्रता जरूरी है। हमें बाहरी दखल से सुरक्षा भी चाहिए नकारात्मक स्वतंत्रता, और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के अवसर भी, सकारात्मक स्वतंत्रता। हाँ। असली चुनौती इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने में है। अच्छा, ये तो हुई पारंपरिक बहस, नकारात्मक और सकारात्मक। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, हाँ। है ना? हाल के दशकों में खासकर नारीवादी विचारकों ने उन्होंने स्वतंत्रता की इस पारंपरिक समझ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। हाँ, और ये आलोचनाएं हमें स्वतंत्रता को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं। एक दिलचस्प तर्क ये है कि पश्चिमी सोच में स्वतंत्रता का विचार शायद सबसे पहले महिलाओं के अनुभव से जुड़ा हो, पुरुषों से भी पहले। महिलाओं से कैसे? प्राचीन ग्रीस में जब युद्ध होते थे तो हारे हुए पुरुषों को अक्सर मार दिया जाता था, लेकिन महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। अच्छा, तो इन गुलाम बनाई गई महिलाओं के लिए आज़ादी का मतलब शायद अकेले रहना या किसी से कोई वास्ता न रखना नहीं था, जैसा नकारात्मक स्वतंत्रता में होता है। तो क्या था? उनके लिए आज़ादी का मतलब था अपने परिवार, अपने समुदाय से दोबारा जुड़ना, संबंध बनाना। ये तो पारंपरिक परिभाषा से बिल्कुल अलग है, जहां व्यक्ति को अकेला आत्मनिर्भर माना जाता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और मनोवैज्ञानिक तर्क है जो पालन पोषण के तरीकों पर ध्यान देता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जिस तरह से समाजों में लड़कों और लड़कियों को बड़ा किया जाता है, उससे उनमें स्वतंत्रता की समझ अलग-अलग विकसित होती है। लड़कों को अक्सर आत्मनिर्भरता और अलगाव यानी सेपरेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाँ, लड़के रोते नहीं टाइप की बातें। कुछ वैसा ही। तो उनमें स्वतंत्रता का मतलब अकेला छोड़ दिया जाना या हस्तक्षेप न होना बन जाता है, जबकि लड़कियों के पालन पोषण में रिश्तों और जुड़ाव यानी कनेक्शन पर ज्यादा जोर होता है। तो उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब जुड़ने से है। ज्यादातर परिभाषाएं शायद एक तरफा रही हैं, सिर्फ एक नजरिए से। कैरल पेटेमन जैसी प्रमुख नारीवादी विचारक यही मानती है। उनका तर्क है कि महिलाओं की सच्ची स्वतंत्रता तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हम सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पारंपरिक सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। सामाजिक अनुबंध, वो हॉब्स, लॉक, रूसो वाला विचार? हाँ, पैटमन के अनुसार ये सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से पुरुषों के अनुभवों पर आधारित रहे हैं, जैसे सार्वजनिक जीवन, काम, राजनीति। और महिलाओं के अनुभवों को? महिलाओं के अनुभवों जैसे परिवार, देखभाल, निजी जीवन को या तो नजरअंदाज करते हैं या कमतर आंकते हैं। उनका कहना है कि इन सिद्धांतों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें महिलाएं पुरुषों के अधीन रहती हैं, भले ही ऊपरी तौर पर उन्हें कुछ अधिकार मिल गए हों। और औद्योगिक समाज की आलोचना भी इससे जुड़ती है कि उसने स्वतंत्रता को पुरुषों के काम और संपत्ति से जोड़ दिया। हाँ, आलोचना ये है कि औद्योगिक पूंजीवाद ने स्वतंत्रता को मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में परिभाषित किया। काम करने की स्वतंत्रता, अनुबंध करने की स्वतंत्रता, संपत्ति जमा करने की स्वतंत्रता। और ये पुरुषों के लिए ज्यादा आसान था? हाँ, ये ऐसी स्वतंत्रताएं थीं जिनका फायदा उठाने की स्थिति में पुरुष ज्यादा थे। महिलाओं के जीवन के दूसरे पहलू जैसे देखभाल का काम या घरेलू जिम्मेदारियां उन्हें इस तरह की स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठाने से रोकते थे। तो सवाल यह है कि क्या ये परिभाषा सार्वभौमिक थी या ये भी एक खास लिंग और वर्ग के नजरिए से बनी थी? बिल्कुल यही सवाल है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने नकारात्मक स्वतंत्रता देखी, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति। सकारात्मक स्वतंत्रता, खुद को बेहतर बनाने और स्वयं शासन की क्षमता। और फिर ये तीखी आलोचनाएं जो बताती हैं कि ये अवधारणाएं शायद अधूरी हैं। हाँ, या ऐतिहासिक रूप से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने और दूसरों को हाशिए पर रखने का काम करती रही हैं। तो क्या नतीजा निकालें? मुख्य बात मेरे ख्याल से ये है कि स्वतंत्रता कोई शाश्वत स्थिर विचार नहीं है। ये एक आधुनिक अवधारणा है
जिसकी परिभाषा पर लगातार बहस चली है और आज भी जारी है। तो कोई एक सही परिभाषा नहीं है? शायद नहीं। पारंपरिक नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के अपने महत्व हैं, लेकिन नारीवादियों और अन्य आलोचनाओं ने हमें दिखाया है कि हमें एक ज्यादा गहरी और समावेशी समझ की जरूरत है। आज ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एक सार्थक स्वतंत्रता की अवधारणा को व्यक्तिगत स्वायत्तता, यानी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, हाँ, और सामाजिक जुड़ाव व जिम्मेदारी, ये समझना कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इनके बीच संतुलन साधना होगा। और ये आसान काम नहीं है। पर इन आलोचनाओं के बावजूद स्वतंत्रता का नारा आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करता है। निश्चित रूप से। आप देखिए, तमाम जटिलताओं और आलोचनाओं के बावजूद व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता का आदर्श वो आज भी दमन, अन्याय, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष का एक बेहद शक्तिशाली हथियार है। हाँ, ये तो है। तो विचारकों और कार्यकर्ताओं के सामने चुनौती यही है कि वो स्वतंत्रता की एक ऐसी अवधारणा विकसित करें जो इन आलोचनाओं का सामना कर सकें, ज्यादा न्यायपूर्ण हो और अलग-अलग तरह के लोगों के अनुभवों को समेट सकें। इन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? शायद इसलिए कि हमें अपने आसपास जो बहसें होती हैं, स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य पर, हाँ, उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। चाहे वो निजी जिंदगी के फैसले हों या समाज और राजनीति के बड़े मुद्दे। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का कोई एक आसान सा मतलब नहीं है जिसे सब मान लें। इसका अर्थ संदर्भ, इतिहास, संस्कृति और आपके अपने अनुभव के साथ बदलता रहता है। तो जब कोई आजादी की बात करे तो पूछना जरूरी हो जाता है, किस तरह की आजादी, किसके लिए और शायद किस कीमत पर। तो जाते जाते एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत, खासकर ये नारीवादी आलोचनाएं, इशारा करती हैं कि स्वतंत्रता की हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है। हाँ, ये कोई खत्म हुई बहस नहीं है। तो सोचने वाला सवाल ये है, भविष्य में स्वतंत्रता का मतलब क्या हो सकता है अगर हम इसे सिर्फ व्यक्ति के अलगाव या गैर हस्तक्षेप या सिर्फ आत्मनियंत्रण के नजरिए से ना देखें? मतलब क्या होगा अगर हम मानवीय रिश्तों, देखभाल, आपसी निर्भरता और समुदाय को स्वतंत्रता की परिभाषा के केंद्र में रखें? एक ऐसी स्वतंत्रता कैसी दिखेगी जो अकेलेपन के बजाय जुड़ाव को महत्व दे, जो स्वायत्तता के साथ साथ जिम्मेदारी को भी महत्व दे? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सबको और सोचने की जरूरत है।